सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है जर्मनी से। खान साहब, वीकेंड कैसा गुजरा? क्या नई अपडेट? हमारे साथ वीकेंड आपको पता ही है। जो पूरी दुनिया के अंदर मौसमियाती तब्दीली है उससे पूरी दुनिया अफेक्ट हुई है। रूस में भी एक तो, हालांकि रूस और ईस्टर्न यूरोप तो हमेशा ठंडे ममालिक हैं जहाँ मौसम सरमा के अंदर हमेशा ही बर्फ पड़ती है। जी। और लेकिन ये कि वहां भी 140 साल रिकॉर्ड जो है रूस में टूटा है। और यूरोप में भी पूरा हफ्ता ही जो है वो बर्फबारी रही है। वीकेंड पे भी बर्फबारी रही। आज सुबह भी कम से कम फ्रैंकफर्ट या उसके इलाके में तो बर्फ पड़ रही है। यही हाल अमेरिका में हुआ, आपको पता है। वहां पर भी वीकेंड के दौरान 8 लाख, अब तो शायद 10 लाख से ऊपर हो गए जो लोग बिजली से महरूम है। 15,000 परवाजें मनसूख हुई हैं। 23 रियासतों के अंदर इमरजेंसी लगा दी गई है जब वहां पे अमेरिका के अंदर। जी। तो एक तो इस लिहाज से वीकेंड सारी दुनिया का ही, पूरी दुनिया का जो है वो हार्ड गुजरा है। इसके अलावा तुर्की से यूनान जाने वाली किश्ती टूट गई, चट्टान से टकरा गई थी। उसमें भी 2 अफराद हलाक हुए हैं, 3 अभी तक लापता हैं और 50 अफराद इस किश्ती में सवार थे। और तुर्की से यूनान तक जाने का जो रास्ता है वो इतना ज्यादा बड़ा समुद्र नहीं है। लेकिन इसके बावजूद गुज़श्ता साल जो है वो कहते हैं 42,000 आदमी जो है वो इस तुर्की से यूनानी जजीरे तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। जबकि ऑफिशियली 107 कहते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बताया जाता है कि लोग जो है वो हलाक हुए थे। इसी तरह जर्मनी के फुटबॉल का एक मैच था, माग्देबुर्ग और ड्रेसडन की टीमों के मबैन। कोई बुंडेसलीगा नहीं थी, zweite बुंडेसलीगा का मैच था। वहां पे भी खूब मारकुटाई हुई है और 64 पुलिस वाले जो है वो जख्मी हुए हैं। अब गोदा स्टेडियम में दोनों तरफ इस तरह बिठाया जाता है कि भाई जो जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो एक तरफ बैठे, अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने वाले बिठाए जाते हैं और वो एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर पुलिस वाले उनको रोकने की कोशिश करते हैं और उसमें 64 पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी हुए हैं। इसके अलावा एक दिलचस्प खबर ये है जर्मनी से कि भाई जर्मनी का जो सूबा सेक्शन है वहां पर कहते हैं कि इतना ज्यादा आलू पैदा हुआ है कि वो उठाने वाला उसका कोई नहीं है। और आज जो है वो उसको मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। वाह। और 40 लाख किलोग्राम जो आलू है उसको, ये लाइप्जिग के जनूब में का इलाका है, वहां पर जो है वो आलू इकट्ठा हो गया। अब उसको फरोख्त, इसको मतलब फ्री देने पे भी ज़ाहिर है खर्चा आता है, ट्रांसपोर्ट करना, उसके पैकेट बनने, ये तो ये वीकेंड पे बहस चल रही थी। उसके बारे में भी ये ऐलान हुआ है कि GmbH एक फार्म है, वहां पर ये सारा आलू इकट्ठा किया जा रहा है और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं वो सारे के एशिया के नाम से कोई NGO है, उन्होंने कहा कि हम ट्रांसपोर्ट के अखराजात देंगे और जो तकसीम के अखराजात है, पैकेट बनाना देना, वो जो है बर्लिन का मॉर्गन पोस्ट अखबार जो है उसने कहा कि हम इसका सारा खर्चा उठा लेंगे और लोगों से अपील की है कि भाई वो आके आलू जो है वो मुफ्त लेके चले जाए। और जो जितनी भी तंजीमें हैं, स्कूल्स हैं, उन सबको जो है वो ऑफर दिया उन्होंने कि भाई आओ और आलू फ्री लेके चले जाओ। 40 लाख किलोग्राम आलू जो है वो उन्होंने जर्मनी में तकसीम होना है। ये तो आप कह लें जर्मनी की छोटी मोटी खबरें थी। और बाकी जो मेन दुनिया की खबरें हैं उनमें तो आपको पता ही है कि जो अबू धाबी के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे यूक्रेन के से मुतल्लिक, रूस, अमेरिका और यूक्रेन के, वो अब इख्तिताम को पहुंच गए। अभी तक उसके बारे में कोई हतमी ऐलान सामने नहीं आया कि वहां क्या फैसला हुआ है। लेकिन इस हफ्ते के दौरान जो है रूस ने 1,700 ड्रोन हमले भी किए हैं। इसमें 1,380 गाइडो बम जो है वो गिराए गए हैं, 69 मिसाइल जो है वो दागे गए हैं। और जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने कहा है कि इन मुज़ाकरात के बावजूद इतने हमले करने से हमारा तो बिल्कुल ही कैफ जो उनका दारुल हुकूमत है वो खत्म होकर रह गया। लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि भाई जो
हमारे मुज़ाकरात हुए हैं वो अमरीकी फ्रेमवर्क के अंदर हुए हैं, जो भी वाशिंगटन ने तजवीज़ किया था। और पहली दफा तीनों ममालिक के फौजी भी जो है वो भी इस मुज़ाकरात के शामिल थे, इस मुज़ाकरात में शामिल हुए थे। और अब दोबारा जो है हम 1 फरवरी को अबू धाबी में दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। बकौल इनके रूस या अमेरिका तो खामोश है, लेकिन यूक्रेन के सदर ने कहा है कि जो इस बारे में हमने जो सिक्योरिटी दस्तावेजात तैयार किए, जो हमने अमेरिकन से सिक्योरिटी मांगी थी, वो दस्तावेजात अब तैयार हो गई है। अब सिर्फ तारीख और मुकाम का फैसला होना है कि कहाँ पर बैठ के इन तीनों ममालिक ने साइन करने हैं। और फिर इस मुआहदे की तौसीक जो है वो कांग्रेस से भी करवाई जाएगी और यूक्रेन की पार्लियामेंट से भी करवाई जाएगी। तो ये एक प्रोग्रेस इस यूक्रेन की वार में बज़ाहिर नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ जो यूक्रेन के जो उनकी जगह है सरकारी तर्जमान, उसने एक इंटरव्यू के अंदर बड़ा यूरोप को लताड़ा है और उनका कि हम यूरोप के साथ इस मामले में कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और जो एस्टोनिया की साबिक वज़ीर आज़म जो यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह है, काया क्लास उनका नाम है, उनके बहुत ज्यादा उनके ऊपर तनकीद की है कि भाई इन्होंने अब तक मुज़ाकरात जो कामयाब नहीं हुए यूरोपीय यूनियन किसी उसमें उनका मतलब कि वो इस काबिल नहीं है कि भाई उनके साथ ऐसे मुज़ाकरात वाला किए जाए। तो जो अब यूरोपीय यूनियन अगर इसमें इन्वॉल्व होना चाहती है तो हम उस वक्त तक इंतजार करेंगे जब तक इनको ये ओहदा छोड़ ना दें जो काया क्लास साहब है। तो इस लिहाज से तो यूरोपीय यूनियन जो है एक साइड पे लग गई है और जो कुछ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं या जो आगे शक्ल बनती नजर आ रही है उसके अंदर अमेरिका की पॉलिसी जो है वो हावी नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर ने यूरोप से अपील भी की है कि हमें यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना लिया जाओ, तो उसके बगैर हमें माशी इस्तेकाम जो है वो हासिल नहीं होगा। हमारा मुल्क जो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया, तो मुल्क को दोबारा खड़ा करने के लिए हमें यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप जो है वो मिलनी चाहिए। अब इसके ऊपर यूरोपीय यूनियन क्या कहती है इसके लिए हम देखते हैं, इंतजार कर लेते हैं कि भाई यूरोपीय यूनियन की राय इस बारे में क्या होती है। कभी मुज़ाकरात और उनके कामयाब हो, अमेरिकन पॉलिसी चले और माशी इस्तेकाम के लिए फिर यूरोप की तरफ देखा जाए। तो ये एक वो है। बाकी ईरान की जंग जो है आपके बारे में अक्सर मालिक यही कह रहे हैं कि भाई ईरान पर अमेरिका जो है चढ़ाई शायद ना करे, वो सिर्फ वहां पे अमेरिका भी और यूरोपीय यूनियन भी, यूरोपीय मगरबी ममालिक भी, नॉट यूरोपीय यूनियन लेकिन मगरबी आम ममालिक जो है वो यही चाहते हैं कि भाई वहां पर। हाँ साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक 2 मिनट की ब्रेक कहा जा रहा है, मैं दोबारा हम हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। हाँ साहब, ईरान पे हमला होगा या नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो हालात बता रहे हैं कि कई यूरोपीय ममालिक है जिन्होंने अपने प्लेन बंद कर दिए गए थे, क्या अपडेट है? देखिए, जो मगरबी दुनिया के जो अखबारात हैं या तजिया निगार है वो तो यही बात कह रहे हैं कि भाई ईरान के ऊपर ईरान की हुकूमत को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है, हमले की शायद नौबत ना आए। इसलिए कि वो ये कहते हैं कि जो आज बहुत बड़ा आर्टिकल छाया हुआ है यहाँ पर कि मशरिक़ वस्ता में जो अड्डों की तफसील है वो दी गई है, जिसमें बताते हैं कि बहरैन, कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात, इराक, सऊदी अरब, रियाद से 60 किलोमीटर दूर प्रिंस सुल्तान एयरबेस की, उर्दन, तुर्की, उसकी सारी तफसील दी हुई है कि वहाँ कितने फौजी हैं, अमेरिकन फौजी इस वक्त मौजूद हैं, कितना असला मौजूद है। वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा रिस्क है अमेरिका के लिए कि वो इस वक्त जंग को छेड़े, तो उन सारे फौजियों को तो वहां से मुंतकिल नहीं कर सकता ना। एक बेस को उसने कतर को खाली किया था, लेकिन वहां दोबारा ले आया अपने फौजी वगैरह, तैयारे वापस ले आया। तो वो कहते हैं उनका मकसद सिर्फ जो हुकूमत है वहां पे मौलवियों की, उसको तब्दील करना है, और उसमें यूरोप भी उनका साथ दे रहा है, क्योंकि जंग की सूरत में तो शायद यूरोप उसका साथ ना दे। अब यूरोप के अंदर भी सैटरडे के दिन जितने भी मुजाहरे हुए हैं ईरानियों ने निकाले हैं, उसमें पहली दफा
इसराइल का फ्लैग भी उन्होंने साथ उठाया हुआ है। एक या दो फ्लैग नहीं बल्कि पूरे का पूरा मुजाहरे में जगह जगह आपको इसराइल के फ्लैग नजर आते हैं। इससे मुराद यही है कि वो यही बताना चाहते हैं कि हम ऐसी हुकूमत वहां चाहते हैं जो इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लेकर आए और ये मजहबी इंसाफ पसंद हुकूमत से वो छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। इसलिए अब मगरबी दुनिया इस तरीके का कायल हो रही है कि जो भी डेवलपमेंट ईरान के बारे में की जा रही है उसका मेन मकसद यही है कि वहां पर हुकूमत की तब्दीली लाई जाए, ना कि वहां पर कोई जंग छिड़ी जाए और ना कुछ जमीन पर कब्जा करना मकसूद है। सिर्फ उस हुकूमत से जान छुड़वानी है और उसको अंडर प्रेशर लाने के लिए ये सब कार्रवाइयां की जा रही हैं। हाँ सर, पाकिस्तान में जो हालात है इस वक्त सोशल मीडिया भी बता रही है, ये जो फैसला पाकिस्तान ने किया है उसके बाद अवाम जो है वो कोई खुश नहीं है। अवाम बड़ी गुस्से में है, नफरत का इजहार कर रही है। वो कह रहे जी अल्लाह की जंग जीतते जीतते हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसराइल की जंग में पड़ गए हैं। तो इनको किस तरह कूल डाउन किया जाएगा अवाम? देखें, इसलिए कि हमारे यहाँ बचपन से मतलब शुरू से ही पाकिस्तान के अंदर इसराइल और इंडिया के साथ दुश्मनी जो है वो बच्चों के रस कर दी जाती दिमागों के अंदर। और ना वाकिफ हालात से वाकिफ ना होने के बावजूद या मजहबी तौर पर इसराइल से और मुसलमानों का क्या फर्क है ये ना जानने के बावजूद भी एक दुश्मनी है जो डेवलप होती चली जा रही है। इसलिए पाकिस्तान में हालात इस किस्म के हैं कि इसराइल का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए जो जहां भी इसराइल के साथ मिलने की बात की जाएगी वहां मुखालफत का सामना करना पड़ेगा और कोई ऐसा भी तबका मौजूद नहीं है जो हालात को दुरुस्त करने के लिए सही पिक्चर जो है अवाम के सामने पेश करे। अब जबकि तमाम मुसलमान ममालिक आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, इसराइल के साथ तजारतें वगैरह शुरू कर रहे हैं, ये अब जो यूएई की हुकूमत है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है इस मामलात के अंदर। सिर्फ सऊदी अरब इस वजह से रुका हुआ है को वो कहता है कि पहले फलस्तीन का फैसला कर लो कि हाँ ये इलाका फलस्तीन को बकायदा वहाँ मुल्क आबाद हो जाएगा, मुल्क बन जाएगा। उसके बाद इसराइल को तस्लीम करने में सऊदी अरब को भी कोई माने नहीं है। तो इस लिहाज से एक वक्त तो बहरल आना है जब आपको भी दुनिया मुसलमान सारी दुनिया जो ओएससी के बामने मालिक है उनसे आप अलग तो नहीं रह सकते, उस वक्त भी आपको तस्लीम करना पड़ेगा। तो उसकी ग्राउंड जो है वो बनाई जा रही है और इसी के अंदर ये प्रोग्राम भी शामिल है कि किस तरह फलस्तीन का इलाका या फलस्तीन मुल्क को जो है वो बनाया जाएगा। कोई ना कोई याद दहानी अरब ममालिक को करवाई हुई है ट्रंप साहब ने, जिसकी वजह से ये साथ देने पर तैयार हुए हैं। उसके लिए कौम को तैयार करना पड़ेगा। अभी तक तो इस तरफ कोई भी नहीं आ रहा, सभी मुखालफत की बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हकाइक जो है वो उनसे आंखें चुराई जा सकती, इसकी तरफ कौम को आना पड़ेगा। हाँ साहब, ये भी फजल रहमान ने कहा कि ये इसराइल हमारे सर पे आके बैठ जाएगा, इन हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही। काफ़ी गुस्से का इजहार किया कि अगर ईरान के मामला जिस तरह अभी आपने बताया कि वहाँ तब्दीली आती है तो पाकिस्तान के लिए फिर मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। देखें, वो मैं कह रहा हूँ उसकी बुनियाद दुश्मनी है, कोई उसकी हकायक नहीं है। इसराइल हमारे सर पे आके बैठ के क्या कर लेगा? हमारे पास कौन सी दुनिया की मादनियात निकल रही है जिसकी उसको जरूरत है, या कौन सी चीज है उसके पास मौजूद नहीं है? इस वक्त जितनी भी वार टेक्नोलॉजी है अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा इसराइल के पास मौजूद है। इसी तरह मेडिकल इक्विपमेंट जितने भी हैं वो इसराइल खुद बना रहा है। तो उसने खुद इतनी तरक्की कर ली है कि वो एक गैर तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए उसे क्या खतरा हो सकता है? नहीं तो खासा यहाँ पे सवाल ये है कि पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामी एटमी ताकत है और इसराइल के वज़ीर आज़म ने ये कहा था शायद 2021 में कि पाकिस्तान भी हमारा टारगेट है इसके बाद, तो ये भी फिक्र लगी हुई है ना। देखिए, दुश्मनी के अंदर तो लोग ऐसी बातें करते हैं। क्या आप माशी तौर पर अगर मुल्क बैठ गया तो आप उस एटम बम को बचा लेंगे? जी, असल चीज तो जो बार बार चाइना दुनिया को बावर करा रहा है गरीब मुल्कों के अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग करो, और पाकिस्तान को भी चाइना की तरफ से बहुत दफा ये कहा गया है कि भाई आप अपने आप को माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपकी तरफ दुनिया की निगाहें जो है आप हमारे पास कोई बंदा अभी तक इस बात पर अभी भी लिस्ट अभी भी थी दोबारा यदि पाकिस्तान से जो कंपनियां छोड़कर जा रही हैं दुनिया वेलकम कर रही है कि भाई हमारे पास आगे
इन्वेस्टमेंट करो, सरमायाकारी करो, और हमारे पास जो है पुरानी वो भी छोड़ के जा रही है। तो हम तो खुद अपने आप को बैठ रहे हैं। इसलिए जब तक हमें स्ट्रांग नहीं करेंगे उस वक्त ना हमारे एटम बम बचाएगा हमें, ना हमारी कोई न्यूक्लियर पावर हमारी बचाएगी। हमने खुद ही बचना है और उसके लिए हमें माशी तौर पर मजबूत होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया खान साहब का। नाज़रीन माजरत चाहते आज प्रोग्राम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, जिसकी वजह से खान साहब को भी हमें ब्रेक भी लेना पड़ा, लेकिन कोशिश होती है कि जो भी अपडेट हो आप तक पहुंचनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें।